वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हॉटस्पॉट। बच्चों, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्या करेंगे 3D के लिए भी यूज़ में आएंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपके मैथ के सिलेबस में है। तो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर्स का बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो बच्चों, वेक्टर्स क्या होता है, जिसको आप लोग हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। तो सदिश राशि क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है बच्चों। ठीक है, तो वेक्टर्स को जनरली इस टर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं ये इतने प्रकार के वेक्टर होते हैं बच्चों। पहला को बोलते हैं जीरो वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर, तीसरा है कोइंशियल वेक्टर्स, चौथा है कॉलिनियर वेक्टर्स, फिफ्थ है इक्वल वेक्टर्स एंड सिक्स नेगेटिव वेक्टर्स। बच्चों, नेगेटिव इसमें वेक्टर्स को दिखाने का तरीका क्या है, तो किसी भी वेक्टर को जनरली उसके एक मैग्नीट्यूड को लाइन से शो करते हैं और उस पर जो एरो साइन होता है वो उसके डायरेक्शन को बताता है। ये आपके वेक्टर्स के बारे में। अब बच्चों, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलो या नल वेक्टर बोलो, उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। समझे? तो मैग्नीट्यूड जीरो होने के लिए आपको क्या है कि इसको डायरेक्ट ऑरिजिन भी बोल सकते हैं। अगर और कोई वेक्टर ऑरिजिन पे है, यानी दो वेक्टर का पॉइंट अगर एक ही जगह इनिशियल है, मतलब ए, मान लो ए कोई वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, उसका दो पॉइंट ले ले। अगर मान लो सिर्फ एक की बात करें तो एक का दोनों पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए तो बच्चों उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। दूसरा है यूनिट वेक्टर। बच्चों, यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों 1 हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल बच्चों क्या है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर जब किसी एक पॉइंट से कोइंसाइड होते हुए निकलेंगे, मतलब एक ही पॉइंट से वो क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होने चाहिए, तो उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट यहाँ मैं ले लेता हूँ ओ, यहाँ से एक वेक्टर बी निकला और यहाँ से एक वेक्टर ए निकला, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कोइंशियल वेक्टर्स। उसके बाद है कॉलिनियर वेक्टर्स। बच्चों, कॉलिनियर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सब पॉइंट्स पे जो जो वेक्टर अगर एक लाइन पर आ जाए, यानी पैरेलल भी हो जाए, यानी 0 डिग्री बन जाए, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब दो वेक्टर है और एक ही लाइन पर है या पैरेलल है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद है बच्चों इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर का इक्वल वेक्टर्स तब होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k। उसके बाद ये वाला ए वेक्टर है, उसी तरह एक बी वेक्टर लेंगे। एक बी वेक्टर में अगर लेता हूँ तो इसका वैल्यू 2i + 3j + 4k, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। बच्चों, इसी पर एक था आपका क्वेश्चन कि ए का वैल्यू मान लो 2i प्लस क्या है 3j और प्लस 4k। ओके, और एक वेक्टर बी है जिसका वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk। इसमें पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ i, x, y एंड z इफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। मतलब दोनों वेक्टर इक्वल हो तो क्या करना है, x, y, z का वैल्यू निकालना है। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, इन दोनों का जो वैल्यू है दोनों सेम होता है। इसका मतलब वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3 और z का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ला सकते हैं इस तरह का इक्वल वेक्टर्स का। नेगेटिव वेक्टर बच्चों क्या होता है, जो वेक्टर का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मान लो ए कोई वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह शो करते हैं ए। उसी तरह नेगेटिव ए करने का मतलब हो गया कि ए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ए जो है डिफरेंट है। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a = -a, है ना, यहाँ पर ये हो रहा है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे। होप कि आपको इतना टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर ने कहा। जैसे कोई वेक्टर है उसका पोजीशन क्या होगा, आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ते होंगे, पोजीशन वेक्टर क्लास 11 के सिलेबस में था, तो आपको क्लियर होगी। तो देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो कि कोई ऑरिजिन है, यहाँ से ये x डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, y डायरेक्शन हो गया। ठीक है,
यहाँ पे ओरिजिन ओ हो गया, एक वेक्टर यहाँ पर पी है, ठीक है बच्चों। तो इसका तो कोऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन से ही जनरली कोऑर्डिनेट ऐसे करके हम लोग लेते हैं, इस तरह कोऑर्डिनेट है ना। तो इस पी का पोजीशन वेक्टर को कैसे शो करेंगे, तो ये जो लाइन बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है यही इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी ओपी। ओपी जो है क्या बता रहा है, पी का पोजीशन वेक्टर है बच्चों। अब ओपी को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट, मान लो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे, ऑरिजिन पे क्या होता है, 0 0 होता है। तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर निकालने बोले, फॉर एग्जांपल अगर आपको ओपी निकालना है, तो आपको बच्चों क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पहले क्या लेना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब एक्स और वाई को वेक्टर के फॉर्म में ले लेंगे, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो इस तरह करके आपका वेक्टर ओपी निकल जाएगा। अगर और भी एग्जांपल ले, मान लो ए का वैल्यू आपके पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 2k, और आपके पास b का वैल्यू दे दे 2i प्लस 4j प्लस 3k, और बच्चों आपको निकालने बोल दे फाइंड ए बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना है, आपको पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना है, ओके। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2i प्लस 4j प्लस 3k, अब माइनस क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 2i माइनस 3j प्लस माइनस 2k, इस तरह करके आपको माइनस करना है। तो जब इसको माइनस करोगे 2 माइनस 2 यानी 0i, ठीक है, 4 माइनस 3 यानी j, और 3 माइनस 2 मतलब k। तो ये आपका क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर ए बी का बीच का डिस्टेंस। अब इसको शो कैसे करते हैं, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका मान लो यहाँ पर आपका a है, ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर आपका b है, ठीक है। तो ये ए बी, ये इस तरह शो कर रहे हैं, ये ए बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, यानी ये आपका क्या निकला ए टू बी, और इसमें क्या कर रहे हैं, ए टू बी की तरफ अब जा रहे हैं बच्चों। और यहाँ ओरिजिन से हम लोग ऐसे करके शो कर सकते हैं दोनों का पोजीशन वेक्टर। ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ओ ए, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ओ बी, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह देखो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए आपको सेम टर्म होना चाहिए। मतलब यहाँ आई है तो आई के साथ ही आप बना सकते हैं, जे है तो जे के साथ ही कर सकते हैं, और के है तो के के साथ ही हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो देखो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग जनरली दो लॉ का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। दोनों सेम है बच्चों, क्योंकि एडिशन में कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर जब भी करेंगे तो एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों ट्रायंगल लॉ में कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, एक वेक्टर मान लो यहाँ पर इस तरह करके हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पर एक वेक्टर क्या ले लिए, ए ले लिए, यहाँ पर ए वेक्टर ए ले लिए, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इस तरह है, और एक वेक्टर बी ले लिया, इसका डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे बच्चों कि जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी, जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी वही इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, समझे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। ये लाइन क्या शो करेगा, ए प्लस बी। अगर इसको डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह हो सकता है, ये देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी निकाला गया है। तो देखो यहाँ पर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसको क्या किए, इन दोनों को जो मिला रही है ये लाइन, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों को जो लाइन मिला रही है ये वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर r से भी दिखाते थे, या रिजल्टेंट वेक्टर बोले। तो ये क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि दो वेक्टर अगर एक ही एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलिए तो थर्ड लाइन जो उसको मिलाएगी वही क्या होगी, आपका एडिशन होगा इन लोग का। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रायंगल लॉ पे। तो पैरेललोग्राम लॉ पे, पैरेललोग्राम में क्या था बच्चों कि वेक्टर्स, मान लो तुम्हारा एक वेक्टर यहाँ पर ए है, ठीक है, इस तरह करके लेते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर बी ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस तरह, इसका डायरेक्शन इस तरह।
तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह करके जा रहा हो तो इसके बीच वाली जो लाइन होती है ना वही इसका मैग्नीट्यूड का बताता है, यानी एडिशन बताता है, ठीक है, यानी रिजल्टेंट बताता है। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या बताएगी, a प्लस बी। अब देखो इसको करते कैसे हैं, इसलिए मैंने क्यों ऐसे लिया, देखो यहाँ पर v ऊपर जा रहा है तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ में क्या, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, b को यहाँ ऊपर भेज सकते हैं। तो देखो यहाँ ट्रायंगल लॉ बन रहा है ना, ट्रायंगल लॉ में अभी जस्ट सीखे कि a और b का डायरेक्शन सेम ले रहे हैं तो क्या होता है, थर्ड वाली लाइन जो ज्वाइंट करे वही क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह के बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर अब इस पर कुछ क्वेश्चन ले ले तो जनरली एक ले सकते हैं कि मान लो एक वेक्टर a दे दिया 2i प्लस जे प्लस के, उसी तरह b गिवन है i माइनस जे प्लस के, और इसका समीश बोला एडिशन निकालो, सम निकालो, तो क्या करेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब i को i के साथ जोड़ दो तो 3i, उसके बाद जे कैंसिल हो जाएगा तो 0j, और ये क्या हो जाएगा k प्लस के 2k। तो इस तरह करके ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन बोले तो जिसको निकालना है माइनस करना है b माइनस a कर सकते हो, a माइनस बी बोले a माइनस बी कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दो, कोऑर्डिनेट पे हम इसको थोड़ा समझाएंगे कि मान लो इस तरह करके तीन कोऑर्डिनेट, मान लो सिर्फ हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग यहाँ पे ले ले तो देखो मान लो यहाँ कोई वेक्टर है जिसका आंसर आ रहा है p है, उसको गिवन हम लोग इसको गिवन दे रहे हैं कि ये क्या है 2i माइनस 3j है। तो इसका मीनिंग क्या होगा 2i माइनस 3j का, तो देखो यहाँ पर 2i माइनस 3j का मीनिंग है, देखो 2 यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये p का पहला जो कोऑर्डिनेट है x डायरेक्शन में i शो करता है x डायरेक्शन को, तो जो x डायरेक्शन में p का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, i का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे है 2 पे, ठीक है बच्चों। और ये माइनस 3j ये शो कर रहा है कि j डायरेक्शन यानी y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन के बस जस्ट अपोजिट में है, तो यानी कहाँ पे वो नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 हो गया है, और ये क्या हो गया 2। अब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपका पोजीशन वेक्टर p कहाँ है, इस जगह पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड -3। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, बस यहाँ पर ये बताना था। मतलब मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग एक वेक्टर ले ले a और यहाँ दे दे 3i माइनस 2j माइनस k, तो इसका मीनिंग है कि x कोऑर्डिनेट में जो है ना ये a जो है 3 पर है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट में जो है ना ये कहाँ पे नेगेटिव y में यानी y डैश एक्सिस पर है, क्या है इसका वैल्यू -2, और z कोऑर्डिनेट पर मतलब ये zx पर z डैश पर है यानी -1 पे। ये आपको इस तरह का लाइन शो करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख गए। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो पैरेललोग्राम लॉ में बस मैंने यही बताया कि कैसे करते हैं, तो b इधर जा रहा है, a इसका डायरेक्शन ये है, तो जो बीच में लाइन जो क्रॉस करेगी इन दोनों को डिवाइड करेगी वो लाइन क्या होती है, इन लोग का एडिशन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं, तो देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो कंपोनेंट्स में दो तरह का कंपोनेंट्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पहला क्या निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट, क्या निकालते हैं स्केलर कंपोनेंट, और दूसरा क्या निकालते हैं वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है बच्चों, मान लो कोई वेक्टर a गिवन है आपको, a इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k ऐसे गिवन है बच्चों। तो इसमें हमको बोला कि स्केलर कंपोनेंट बताओ, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा। तो इसका स्केलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका स्केलर कंपोनेंट में तो डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, एक मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है स्केलर को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा इसके लिए 3, 2 और 4, क्या हो जाएगा 3, 2 एंड 4। और अगर हमको बोलता है वेक्टर कंपोनेंट बताओ इसका, तो वेक्टर को हम लोग बस क्या लेंगे, एक डायरेक्शन के साथ लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 3i 2j एंड 4k। तो इस तरह करके हम लोग समझ गए कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। स्केलर बोला तो सिर्फ नंबर लेंगे, वेक्टर बोला तो क्या लेंगे डायरेक्शन के साथ को नंबर लेंगे। तो बस यही क्या है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि एक्स वाई मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, उसको बीच में लाइन कट कर देता था, तो हम लोग क्या करते थे m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला लेते थे। तो उसी तरह सेक्शन फॉर्मूला यहाँ भी होता है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लेंगे,
तो मान लो कि यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और वेक्टर ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या है वेक्टर बी, ठीक है। अब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ ऑरिजिन है, ऑरिजिन यहाँ ले रहे हैं ओ, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि ये पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ओ बी हो जाएगा। और अब क्या कर रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पर सी आ गया, ठीक है, एक वेक्टर सी आ गया, जो ये क्या कर रहा है इन दोनों लाइन को m और n के टर्म में बांट रहा है, मतलब m और n के भाग में इसको पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कैसे लीजिएगा इसका, तो देखो बच्चों m और n के टर्म में बांट रहा है, तो यहाँ पर आपको वेक्टर c का बोलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ c फाइंड करो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c फाइंड करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, OC निकालना है, ठीक है। अब OC से O और C का कोऑर्डिनेट देता तो निकाल लेते हैं, लेकिन C का तो कोई कोऑर्डिनेट दिया नहीं, तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के क्या करेंगे, आपको m और n के फॉर्मूला में फॉर्म में निकालना है। तो देखो कैसे होगा, इसमें m a के साइड है तो m इंटू वैक्टर a करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लस n इंटू वैक्टर b, और क्या कर देना है आपको m प्लस n। तो इस तरह करके सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर C कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर यही दूसरे टर्म में दे, जैसे कि आपको क्या कर दे कि एक वेक्टर a यहाँ पर दे दो, और उसके ये पॉइंट से शुरू हुआ, और यहाँ पर इस जगह पर आपका b आ गया, और इस जगह पर c, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर o है और ये यहाँ पर c आ गया, ठीक है। अब c क्या है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है m, और यहाँ से क्या है n, मतलब ये c कोऑर्डिनेट्स आने से m और n में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो अब निकालना है कि कोऑर्डिनेट OC, यानी कि आपको क्या निकालना है वेक्टर OC। तो वेक्टर OC फाइंड करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखो बच्चों ये बड़ी वाली लाइन में छोटी वाली लाइन माइनस हो रही है, तो यहाँ क्या करना होगा m वेक्टर a माइनस n वेक्टर b, और क्या करना है m माइनस n, बस आपको इतना कर देना है, और इस सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या कर देंगे, इसका वेक्टर OC हमको मिल जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वेक्टर जो डिवाइड कर रहा है किसी दो वेक्टर की लाइन को, उसको क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं होता है बच्चों, बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा ये टर्म लगता है बहुत बड़ा वर्ड सुनने का, ऐसा कुछ है नहीं। देखो मेरे पास तीन एक्सिस हम लोग जानते हैं, एक एक्सिस है z, ठीक है, एक है x और एक है y, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लेते हैं, तो देखो मान लो एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर p, ठीक है, एक वेक्टर क्या है मेरा p है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन मतलब ये जो एंगल बना रहा है ना, उसको कॉस के टर्म में लेना ही डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब इस एंगल को क्या ले ले, कॉस के टर्म में ले लो। तो कॉस के टर्म में कैसे, मान लो कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एंगल बन रहा है P जो है x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, y के साथ ये क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और जो z के साथ है वो क्या कर रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तो अब क्या है कि गामा एंगल बना रहा है, तो तीनों को किस में लेना है हमको, कॉस के टर्म में लेना है। तो तीनों को कॉस के टर्म में लेंगे तो क्या ले लेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये तीन टर्म में मैंने इसको ले लिया, यही डायरेक्शन कोसाइन बताता है। इजी करने के लिए हम लोग इसको किसको जनरल दिखाते हैं, एल के टर्म में, इसको दिखाते हैं एम के टर्म में, और इसको दिखाते हैं हम लोग एन के टर्म में, ठीक है बच्चों। देखो निकालना भी इजी है, आपको कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो अगर इसको हम लोग जनरली एल एम एन के टर्म में निकाल के हम लोग दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। और एक बच्चों और एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तीनों का जो वैल्यू का सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होता है डायरेक्शन कोसाइन में। बस इतना चीज़ आप याद रख लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन को कैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से दिखाते हैं, और क्या होता है एल एम एन एन होता है, ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, मतलब ऐड होने के बाद हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो बच्चों देखो ये रेशियो में है, मान लो ये कॉस अल्फा रेशियो, कॉस बीटा रेशियो, कॉस गामा, इस रेशियो में रहता है। तो अब इन तीनों को बराबर करेंगे तो जनरली किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो मान लो इससे डिवाइड कर दिए हम लोग, ए से डिवाइड कर दिए, इक्वल कर दिए कॉस बीटा इज इक्वल टू इसको बी से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू सी से डिवाइड कर दिए। तो देखो इन तीनों को इक्वल करने के लिए जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, ए बी और सी, ये क्या कहलाता है मेरा डायरेक्शन रेशियो है। क्या है मेरा ये डायरेक्शन रेशियो, ठीक है।
कौन सा डायरेक्शन रेशियो है? ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इसको जनरली हम निकाल सकते हैं। और भी अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हो तो कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं इसको। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। L इज इक्वल टू ए बाय रूट, जनरली L इक्वल टू क्या करेंगे, ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो जिसका आपको निकालने बोल रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। बी को निकालने बोले, सॉरी कॉस बीटा के लिए यानी एम को निकालने बोले तो इसी तरह करके हम फॉर्म में रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो बच्चों, प्रोडक्ट हम लोग दो तरह से करते हैं वेक्टर्स का। एक करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा आपका हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, दोनों एक ही बात है। अब वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? देखो, जब दो वेक्टर को इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, तो दोनों के बाद अगर हमको कोई स्केलर ही मिले, क्या मिले, कोई आंसर में स्केलर ही मिल रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब अगर हमको दो वेक्टर को इनटू कर रहे हैं और हमको क्या मिले, कोई तीसरा वेक्टर मिले जो क्या हो, वेक्टर हो, ठीक है, मतलब हमको इनटू करने के बाद कोई वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, उसके लिए वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, दोनों को इनटू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर ही होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें इनटू कीजिएगा तो आपको मिलेगा डॉट, यानी वो डॉट प्रोडक्ट में जो मिलेगा वो जनरली स्केलर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। देखो, स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। देखो, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए डॉट का यूज़ भी करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डॉट का भी। इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, एज्यूम करते हैं कि ए और बी दो वेक्टर है, ए एंड बी दो वेक्टर है, तो जो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा, यानी स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसको कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह करके हम क्या दिखा सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि ए और बी अगर दो वेक्टर है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा स्केलर प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह दिखता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसका प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो देखो, इसका पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, यानी कि अगर आप ए डॉट बी कर लो और बी डॉट ए कर लो तो हमेशा आंसर सेम आएगा। रीजन है, इसको तो डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो चाहे आप 3 2 जा 6 कर लो या 2 3 जा 6 कर लो, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ बच्चों दूसरा लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए लिख दो और ब्रैकेट में बी प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका भी ये फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा है कि अगर हम लोग दो वेक्टर ले लें, ठीक है, दो वेक्टर ले ले ए डॉट ए, तो देखो दोनों का तो डायरेक्शन क्या है, सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, डायरेक्शन सेम होने से क्या होता है, कॉलिनियर वेक्टर्स हो गए। अब कॉलिनियर वेक्टर सेम है, डायरेक्शन कॉस थीटा है, तो इसका मतलब है इन दोनों को इनटू करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मान लो ए एंड बी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दोनों क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पर, यानी ए यहाँ पर मान लो ऐसे हो जाए और बी क्या हो जाए, इस तरफ हो जाए, और दोनों क्या हो 90 डिग्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कॉस थीटा होता है, ये जो एंगल होता है ना, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ तो क्या हो गया, दोनों 90 डिग्री है, अब कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके चलते ये पूरा टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है।
और लास्ट में जब कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे तो इसको कैसे इनटू करेंगे। मान लो आपको ए का वैल्यू दे दे a1i प्लस a2j प्लस a3k, और उसी तरह b का वैल्यू दे दे b1i प्लस b2j प्लस b3k, इस टर्म में दे दे। तो आप क्या करोगे, आप कैसे निकालोगे इसको, तो यहाँ पे a डॉट बी देखो निकालते कैसे, a डॉट बी जो हो जाएगा टर्म इनटू कर दो a1 b1, i को i वाला से, ठीक है, j को j वाला से, यानी a2 b2 और a3 b3। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं a डॉट बी। अगर कार्टेशियन इक्वेशन आपको एक्स वाई जेड के टर्म में यानी दिया हुआ है तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो एक दो टर्म है a एंड b, यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन दिया, इस पे नहीं दिया। ये बच्चों क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर होता है बच्चों ना, मान लो ये कोई ए वेक्टर है तो इसके पास दो चीज़ होता है। पहला तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जिसको इस तरह करके भी शो कर सकते हैं, या जनरली आप मैग्नीट्यूड को इस तरह भी दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब इसका जो एरो साइन है वो हटा दो तो मैग्नीट्यूड। और एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है, जो इसके क्या इस ए के डायरेक्शन बताता है। तो देखो वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना होता है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये साइन क्या बताया, डायरेक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कैप लगाते हैं इसके ऊपर, यूनिट वेक्टर के ऊपर जनरली हम लोग आई कैप जे कैप ऐसे करके, अगर कैप लगा हुआ है तो वो क्या बताते हैं, आपके यूनिट डायरेक्शन को बताएंगे, वो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका है और यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ए आपके पास गिवन है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और हमको बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। होता क्या है, कोफिशिएंट को इनटू करते हैं, यानी आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो आ जाएगा √3। ये आपका आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब बोला डायरेक्शन फाइंड कीजिए। अगर क्वेश्चन दे दे फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे करके दे दिया इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए के डायरेक्शन में क्या बोला, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए का यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन निकालने का मतलब आप ये निकाल रहे हो, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो। तो यूनिट वेक्टर देखो यहाँ से अगर फॉर्मूला में लेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, यही आएगा ना, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैंने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब आप पहले यूनिट वेक्टर निकालो उसके बाद मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम अभी लेते हैं सिर्फ कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो। ए का वैल्यू क्या है मेरा, ए का वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, और यूनिट वेक्टर मेरा क्या है √3, तो √3 से इसको सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है √3 है, √3 से डिवाइड कर दिए इसको। अब अलग अलग लिख दे इसको, तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी वेक्टर जो प्रोडक्ट देख रहे थे, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़े कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने देना तो आप स्केलर प्रोडक्ट का यानी ए बी का यूज़ करो, ए बी कॉस थीटा का और कॉस थीटा निकालो। मान लो आपको बोलता है एक वेक्टर दे दिया आपको गिवन है, एक वेक्टर मान लो मेरे पास है 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है, और एक वेक्टर मेरे पास b है i प्लस जे प्लस के, और हमको बोला फाइंड थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले आप ये वाला रूल, इसमें जब भी आएगा तो आप क्या करो, स्केलर प्रोडक्ट निकालो। क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, हमेशा कॉस थीटा फाइंड करो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए बी। अब ए डॉट बी हमें निकालने आता है, ए डॉट बी कैसे, मतलब इन दोनों को इंटू करो। तो आई को आई वाला के साथ, यानी 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब ए बी का मतलब क्या कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड।
अगर हम a का मैग्नीट्यूड निकालें तो इस तरह शो करते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1 + 3 यानी 4 1 5 5 3, ये हो जाएगा रूट अंडर 8। ठीक है, उसी तरह b को निकाल लें तो b = क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3। अब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b निकल गया, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकल गया, a निकल गया। अब क्या करना है, इसके नीचे डिवाइड कर दो, यानी √8 × √3। ठीक है, अब इंटू करके देखते हैं क्या होता है, 3 2 5 1 6 बाय ये क्या हो जाएगा 8 3 24 ले सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू आपको नहीं आ रहा है निकालने, तो आप क्या करो, थीटा = करके इन्वर्स के फॉर्म में लिख दो, cos इन्वर्स 6/√24। तो a और b के बीच का हमको यहाँ पर एंगल मिल गया, यानी दो वेक्टर दिया था, उससे मैंने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल दे, है ना, या आपको बोल दे परपेंडिकुलर वेक्टर दे दे कि वेक्टर को प्रूफ करो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से cos थीटा निकाल लो, पैरेलल है तो cos थीटा निकाल लो। इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रोजेक्शन जनरली हम लोग निकालते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं इसको मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें आप लोग प्रोजेक्शन निकाल देते हो। तो देखो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो निकालो वेक्टर, मतलब कहने का मतलब क्या, मान लो एक वेक्टर यहाँ पर b है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर क्या है, a है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मान लो आप यहाँ पर क्या किया, एक टॉर्च लगा दिया। ठीक है, टॉर्च का ऐसे से रोशनी आ गई, इस पर लाइट पड़ेगा, लाइट रेस, तो इसका जो फिगर है, मतलब a का जो शैडो है वो कहाँ पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, b पर, है ना, b पर पड़ेगा। तो यही प्रोजेक्शन आपको निकालना है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। अब निकालते कैसे हैं, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको बोलता है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, लाइन भी देगा तो b का लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, b मान लो लाइन देता है तो लाइन का वेक्टर निकाल लेना, उसका निकाल लेना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको प्रोजेक्शन फाइंड करने बोलेगा a ऑन b, यानी a का पोजीशन निकालना b पर, यानी b पर शैडो है बना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, a.b बाय क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर आपको जस्ट अपोजिट बोलता है, क्या निकालने बोलता है प्रोजेक्शन, क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रोजेक्शन ऑफ b फाइंड करो ऑन वेक्टर a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही करना है, a.b b.a एक ही चीज होता है, तो a.b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इस तरह करके आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हो बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट, को थोड़ा उस पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं एनसीईआरटी में, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं भी तो करवा रहा हूँ इसमें यूट्यूब पे। देखो, अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो, दो वेक्टर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें और हमको आंसर में क्या मिले, तीसरा वेक्टर मिले, तो हम लोग उस जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट को करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, अगर a और b को हम दो वेक्टर माने तो a क्रॉस b, यानी इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो क्रॉस यूज करते हैं। a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का प्रोडक्ट, ऊपर से साइन थीटा आता है, और क्या आता है, एक वेक्टर n आता है। क्योंकि देखो, वेक्टर आ रहा है तो अगर कोई वेक्टर c आ रहा है तो उसका क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन को n दिखाता है। ठीक है, अब n हो गया यूनिट वेक्टर, हम बोले थे यूनिट वेक्टर में से क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर n है, ये क्या करेगा, ये c को डायरेक्शन को बताएगा। अगर हम एग्जांपल ले तो देखो, मान लो ये मेरा b है, ठीक है, ये मेरा a है, इस तरह हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इस तरह करके हो गया। तो जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर जो c निकलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर निकलेगा, यानी डायरेक्शन होगा एक, है ना, दिख रहा होगा आपको, एक डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन c के डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए c का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बोलता है a क्रॉस b है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन में बोलता है और वेक्टर है c, तो आप क्या करो, पहले a क्रॉस b निकालो, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो इसके डायरेक्शन में, तो क्या बता देगा, ये c का डायरेक्शन बता देगा। क्या करना है, a क्रॉस b का एक आंसर आया,
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालने आता है, क्या करेंगे कि वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी को फिर से ऊपर रख दें वेक्टर और नीचे क्या रख देंगे उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब सी का डायरेक्शन को पता चल जाएगा, है ना। इसका अब डायरेक्शन किधर होगा तो इसके लिए अब बाद में हम लोग देखेंगे। देखो इसको पहले देख लो, ए क्रॉस बी। अब हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का टर्म बनता है और डॉट में क्या बनता है, कॉस थीटा का टर्म बनता है, ठीक है। तो देखो इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला प्रॉपर्टीज आपका क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। ये क्या करता है, कम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ना कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होता है, कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि वेक्टर है, तो इसको इसका प्रोडक्ट तो वेक्टर है, तो आंसर वेक्टर ही आ रहा है। तो डायरेक्शन जो है ना बच्चों, डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। दोनों को इंटू करेंगे, इसको तो डायरेक्शन से मतलब है, तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा। मतलब ए क्रॉस बी कहने का मतलब अगर हम एग्जांपल देंगे कि बॉल आप उधर मारे तो आपका डायरेक्शन ये हो गया, फिर वो बॉल आपकी तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन तो अलग हो गया ना। तो इसीलिए कभी भी इक्वल नहीं होता है। भले मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो जाए वो ठीक है, लेकिन इसका जो है ना इंटू करेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, ये वेक्टर एन फर्क लाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे सही करें, तो इसके लिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, समझे। तो इस तरह ये क्या इक्वेशन आ जाता है, ये ए क्रॉस बी जो है ना माइनस बी क्रॉस ए हो सकता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। अगर हम लोग यहाँ दे दे ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिख दे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है आपका, यहाँ भी क्या होगा, पलटेगा नहीं, बी क्रॉस ए कभी नहीं होगा, इस तरह करके चलेगा। तीसरा देखो क्या है, तीसरा है कि दो वेक्टर मान लो सेम है, मान लो एक वेक्टर ए ले ले और उसका ही क्रॉस करा दे अपने ही साथ ही। तो देखो एक ही वेक्टर दोनों खुद कॉलिनियर है तो कोई एंगल बनाएगा नहीं। और यहाँ टर्म किसका है, साइन थीटा का। यहाँ टर्म किसका देख रहे हो, यहाँ टर्म किसका है, साइन थीटा का टर्म है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो कर देता है। इसीलिए दो खुद का वेक्टर से जब इंटू होगा ना तो आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और चौथा अगर लिखे, फोर्थ इसका टर्म लिखे, तो दो अलग अलग वेक्टर मान लो कि आई और जे को आप इंटू कर रहे हो, अलग अलग वेक्टर है, आई और जे को क्रॉस करवा रहे हैं। तो आई और जे क्रॉस कराएंगे तो इन दोनों की, अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, 1 इंटू 1 कर दिए, ठीक है। साइन थीटा अब कितना लेंगे, तो आई और जे जो होता है बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो 90 हो गया, 90 का वैल्यू भी क्या होगा 1, और ये n आ जाएगा, और यही n क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो आप लोग जानते हो कि n किस डायरेक्शन को दिखाएगा, n दिखाएगा k डायरेक्शन को, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा k बच्चों, ठीक है ना। हम लोग पढ़े ना कि i x एक्सिस हो गया, j y एक्सिस हो गया, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, k। तो ये n जो है वही 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये तो वन टर्म आ गया। और ये डायरेक्शन i और क्रॉस j क्या करेगा, k का डायरेक्शन बना देगा, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। अगर मान लो यहाँ पर आपका a हो गया, यहाँ पे b ले लिए, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लेना होगा, मतलब जो अगला एक्सिस आएगा ये दोनों के साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी और इसके साथ भी 90 डिग्री होगा जब हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालने दे दिया ए क्रॉस बी, मान लो ए का वैल्यू दे दे आपको a1i प्लस a2j प्लस a3k, और आपको b का वैल्यू दे दिया b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, a क्रॉस b, और यूज़ क्या करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट का। आप लोग ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है, डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे, i j k लिखेंगे इस तरह, ठीक है। अब i j के टर्म लिखा गया, अब a का टर्म सबसे पहले लिखो, यानी a1 a2 एंड a3। उसके बाद कौन सा टर्म लिखते हैं, b1 का टर्म लिखते हैं, b1 b2 एंड b3। अब क्लोज कर देते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, a क्रॉस b हमेशा निकालते हैं। जनरली आपको पैरेलल प्रूफ करना हुआ तो a क्रॉस b निकाल लो। इसका अगर आंसर क्या आ रहा है आपका 0 डिग्री आ गया तो क्या हो जाएगा, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है ना। अब आपको ये टर्म तो सीखा हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं कि i को लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका, i को रख लो, उसके बाद क्या करो, इसको और इसको रख दो, तो बचा का ये टर्म बचा। तो क्या करना है, a2 a3 b2 और b3। उसके बाद जब j वाला टर्म लेते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो माइनस j।
जे वाला टर्म को ढक दो, क्या बचा a1 a3 b1 b3, a1 a3 b1 b3। और उसके बाद जब k लेना हो गया तो k तो पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव। अगर सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, लेकिन हम लोग को फर्स्ट टर्म से ही काम है क्योंकि कोऑर्डिनेट लेना है आपको एक्स वाई जेड में। तो x को ढक दो तो क्या बचेगा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। अब इसको बच्चों आप लोग को आता होगा सॉल्व करने, तो इसके आगे आप लोग सॉल्व करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। होप आपको यहाँ पर वेक्टर्स का पूरा क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग के टर्म 2 के सिलेबस में है ना, इतना ही टर्म था जो हम लोग देखे स्टार्टिंग से, टाइप्स ऑफ वेक्टर से स्टार्ट किए, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। ठीक है बच्चों, तो होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।